जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बाल विकास के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ठीक है, देखते हैं आगे। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी उसकी जो अपनी भाषा है उसको अमान्य कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके प्रयोग का समर्थन करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए क्वेश्चन में पहले दिया है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टोके उनसे बातचीत करना, ये तो सही है। और उसकी अपनी भाषा जो है ना बच्चों की, उनको उनके प्रयोग को अमान्य घोषित कर देना, यानी कि आपकी भाषा गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से क्या है कि बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर दिया है तरीका गलत है, तो यही गलत है। हम उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिकृत और अहम केंद्रित, यानी कि सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। क्या मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत नहीं होती भाषा, अहम केंद्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जीववादी सामाजिकृत, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जीववादी होती है, जीववादी की बजाय सामाजिकृत अधिक होती है। तो बाल्यावस्था में सामाजिकृत का तो ऑप्शन हम सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामाजिकृत बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों में सामाजिक भावना उतनी प्रबल नहीं होती है, उनको समाज से बहुत लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम परिपक्व और अपरिपक्व, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व की बजाय अपरिपक्व होती है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बच्चा भी परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है, लेकिन हो तो रहा है, सीख तो रहा है, जान तो रहा है, समझ तो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अहम केंद्रित समाजीकरण, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकरण अधिक होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, समाजीकृत और अहम केंद्रित, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें सामाजिक भावना बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कंपेयर अगर किया जाए तो वो अहम केंद्रित ज़्यादा होगी, यानी अपने आप पे डिपेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब देखिए विकास की जो गति होती है वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग गति है। कोई देखा होगा आपने कि बालक जल्दी हाइट में थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ बालिका, देखो वैसे तो बालक और बालिका में अगर डिफरेंस किया जाए तो बाल्यावस्था में बालिका की जो हाइट है वो जल्दी ग्रोथ करती है कंपेयर टू बालक, है ना। लेकिन अगर इसमें देखेंगे, और वैसे भी अलग अलग होती है, ये नहीं है कि सारे जितने भी हैं, मान लीजिए 4 साल के आप किसी क्लास में आपने देखा होगा कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, जो भी क्लास है, कि उनमें सभी बच्चों की हाइट एक जैसे नहीं होती। लेकिन कई ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो लगभग एक एज के होते हैं, एक ही आयु के हैं, लेकिन फिर भी हाइट वगैरह सारी चीज़ें डिफरेंस रहता है उनमें। तो यही है इसमें कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। अब ऑप्शन इसमें दे रखा है, एडी से चोटी नमूने का अनुगमन करती है, या अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, अप्रत्याशित नमूने का अनुगमन करती है, या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्या है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। वो क्या है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी कि विकास जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि विकास कि आपको पता चले कि भाई हमारा एक हाथ बढ़ गया है और दूसरा नहीं बढ़ा है ना। तो वो क्रमबद्ध तरीके से होता है हमारा, यानी हाथ पैर और जितने भी हैं इनकी ग्रोथ हो रहा। और इसके साथ में हमारे जितना भी नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये भी नहीं है
कि विकास अगर होना है कि कोई भी बच्चा अगर 3 या 4 साल का है तो उसमें सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया और नैतिक विकास बिल्कुल भी नहीं है, या उसका शारीरिक विकास बिल्कुल भी रुक गया, वो नहीं हुआ लेकिन सामाजिक विकास हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो वो व्यवस्थित होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है। यानी बच्चे जितने भी विकास के हमारे चरण हैं, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, सामाजिक विकास, वो उनके सारे के सारे जो चरण हैं वो सब क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कैसा है? ऑप्शन दिए गए इसमें, कम महत्वपूर्ण है या फिर महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है। तो देखिए भाषा विकास की बात करेंगे इसमें। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन है वो बहुत अति संवेदनशील है, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ है, समझ है, वो सबसे ज़्यादा इसी समय में इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि बच्चों की पूरी समझ जो है ना वो इस आधारशिला पे टिकी होती है, बच्चों के प्रारंभिक बचपन पे। यहाँ उसके दिमाग में जो चीज़ें जिस तरीके से सेट हो जाती हैं उनको इरेज करना, उनको हटाना आगे बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए बच्चों का प्रारंभिक बचपन है उसको कैसा माना जाता है, अति संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? ठीक है, बहुत ही दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह की जो भावनाएं होती हैं आप लोगों ने सबने फील किया होगा। ऑप्शन दिए गए इसमें, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। देखिए बाल्यावस्था में इस तरह की दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि बाल्यावस्था तो जो भी है बचपन है तो खेलने में ही गुजर जाता है, खिलौने इनके साथ खेलना, अपने समूह में खेलना, टोली में खेलना। शैशवावस्था है, शैशवावस्था में खिलौनों से खेलना और खाना पीना, ये इन सारी चीज़ों में ही बच्चा अपना लगा रहता है, अपने खेल में, अपने सोचने विचारने में। तो ये सारी चीज़ें। किशोरावस्था है, आंसर इसका है किशोरावस्था। किशोरावस्था वो जीवन का समय है जिसमें इस तरह की भावना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, यानी मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरी भी अपनी सोच है, मेरी भी अपनी डिमांड है, मेरा तर्क सही है। इस तरह के जो तर्क हैं, इस तरह की जो भावनाएं सबसे ज़्यादा जो प्रबल होती हैं वो इसी अवस्था में होती हैं, किशोरावस्था में, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किशोरावस्था की सूचक होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन इसके दिए हैं, किम्बल यंग, क्रो एंड क्रो, अब्राहम मैस्लो या स्किनर। देखिए फेमस लाइन है, क्रो एंड क्रो ने बोला है सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। यानी जो हमारी आदतें हैं, हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी आवृत्ति जो है ना उसका अर्जन, उसका सीखना ही क्या है, सीखना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी हमारा जो पर्सनैलिटी है वो क्या परिणाम है, किसका परिणाम है? ऑप्शन देखते हैं इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है केवल आनुवंशिकता का। तो देखिए सीटेट में आपने देखा होगा केवल शब्द जहां आ जाता है वो हमारा नेगेटिव ही माना जाता है, यानी ये आंसर को क्या कर देगा, गलत कर देगा। लेकिन अगर आंसर नहीं में दिया है तब उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट है केवल वातावरण का, तो यहाँ भी केवल, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गई। ठीक है, पालन पोषण और शिक्षा का, इससे हमारा ज़्यादा जो आंसर सही है वो हमारा है क्या, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। यानी जो हमारे आनुवंशिक जो गुण हैं या फिर वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इन दोनों का मिक्सर ही तो हमारा पर्सनैलिटी बनती है। यानी हमारे अंदर जो गुण हैं, जैसे आपने देखा होगा बोला जाता है कि ये जो आपके गुण हैं ये आपकी मम्मी के हैं, ये आपके पापा के हैं, ये आपके दादाजी के हैं, कलर, आदत, आपका उठना बैठना, चलने का तरीका, ये माना जाता है, कई बार टोकते हुए देखा होगा आपने।
तो यही है। या फिर इसके अलावा चीज़ों को हम सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से, यानी हमने अपने समाज में देखा है कि लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, उनसे बोलने का तरीका क्या है, किस तरह से रिस्पेक्ट देना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने समाज से, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से, जिसमें कि हमारा घर है, हमारा पूरा परिवार है, हमारा समाज है, विद्यालय है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो फल निकल के आता है वही हमारा क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है, यानी पर्सनैलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या है, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, उन्हें खेलने का मौका मिले, बिल्कुल ठीक है कि उन्हें खेलने को भी मौका मिलना है, अच्छी बात है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ठीक है। कड़ा अनुशासन, तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी सही है। उन्हें खेलने का मौका मिले, ये भी ठीक है। लेकिन इन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो हमारा है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है। बच्चे इस वातावरण में अच्छा सीख सकते हैं, ज़्यादा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पढ़ेंगे इसके हम। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, यानी जो सामाजिक मानदंड बनाए गए हैं उनका अनुपालन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यानी जो समाज में चीज़ें चली आ रही हैं उनको नहीं मानेंगे, हम अपना रूल बनाएंगे कि भाई ऐसा करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे उसको हम इस तरीके से करेंगे, यानी अपना रूल। नेक्स्ट हमारा है, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अच्छी बात है। नेक्स्ट दिया है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो देखिए, अनुकूलन और समायोजन जैसे जो शब्द हैं ये आंसर में हमेशा आंसर को पॉजिटिव भी में ले जाते हैं और आंसर में प्रबल कर देते हैं उसकी दावेदारी को, है ना। तो समाजीकरण में अनुपालन करते हैं, अच्छी बात है। और अपने मानदंड बनाना ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी राय, अपनी बुद्धि है। जब अपने अपने वो क्या करेगा, मानदंड बनाएगा, तो समाज फिर किस बात का? एकता तो समाज में रह ही नहीं जाएगी। इसलिए बड़ों का सम्मान करना एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ समाजीकरण सिर्फ सम्मान करने से नहीं आ जाता। इसलिए क्या है, सामाजिक वातावरण में, यानी जो समाज का वातावरण है उसमें जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उनके अनुकूल चलना, उनका समायोजन, उनको यानी अपने आप में ढालना, समझना और उसके अकॉर्डिंग चलना, यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। आंसर नंबर 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही समाजीकरण से इसी का तात्पर्य है, ठीक है। यानी समाजीकरण इसी से सबसे अच्छा तरीके से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए इसमें कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। हाँ, बात करने का अवसर देता है, लेकिन ये भी नहीं है कि खूब बात करने का अवसर देता है, क्योंकि विद्यालय पढ़ने का देता है, ना कि सिर्फ बात करने का, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, शिक्षकों की आई मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खूब बात करें। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या किसी बच्चे को अपना घर पसंद नहीं है? ऐसा हो सकता है? तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल सही है। ये हो सकता है कि भाई घर में उसकी बात को लोग कम सुनते हों, माना जा सकता है ना। इसलिए क्या है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखो, कहीं भी अगर किसी भी बच्चे को उसके बातों को, है ना, या उसके विचार जो हैं, उसकी चीज़ों को मान्यता मिलेगी, तो वहाँ वो ज़्यादा खुश हो पाएगा, समझ पाएगा, चीज़ों को बता पाएगा, ठीक है, कनेक्टिविटी बन पाएगी। इसलिए आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिए, गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट समय किशोरावस्था के दौरान,
है ना। सबसे जटिल जो होता है सामाजिकरण, क्योंकि समाज में चल रही जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करने में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आती है वो किशोर अवस्था में आती है, क्योंकि किशोर अवस्था में किसी भी बालक या बालिका के अपने जो विचार हैं वो सोचता है कि मैं ही सही हूँ या फिर मैं सही क्यों नहीं हूँ। इस तरह के विचार जो है ना उसके मन में प्रतिद्वंद्विता का भाव पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उसको लगता है कि भाई मैं क्यों नहीं ये कैसे कर सकती है, या मैं कर सकती हूँ तो इसको सही क्यों नहीं माना जा सकता। ठीक है, मैं भी तो सही कर सकती हूँ इसको, मैं भी तो सही कर सकता हूँ इसको, मेरे अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है ये। इस तरह की जो बातें होती हैं, तो इसलिए माना जाता है कि सबसे गहन और जटिल सामाजिक अर्थ जो होता है वो होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में क्या करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग और स्किनर। तो अपनी समझ पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो दिया है जीन पियाजे, यानी समझ पर बल देने वाले कौन है, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन दिया है फर्स्ट संज्ञानात्मक विकास के चरण, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण, बिल्कुल भी नहीं। संवेगात्मक विकास के चरण, बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। आपको याद होगा पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, ये 3 चरण दिए हैं कोहलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण जीन पियाजे ने किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी बालक को केंद्र में रखकर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए ओनली। तो सिर्फ बच्चों को नैतिक शिक्षा देना सिर्फ यहाँ तक थोड़ा संशय पैदा कर रहा है। आगे है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो अनुकरण करने के लिए कहना, सिर्फ सीखने के लिए कहना कि दूसरों को देखे और वो अनुकरण करे। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, एक अच्छा आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की बात की गई, ध्यान रखना। एक शिक्षक में निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, किसको मानना चाहिए, पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो अति हमेशा क्या होती है, खराब। तो ऑप्शन अति ने क्या कर दिया इसको, गलत। पढ़ाने की उत्सुकता कि भाई हम बहुत उत्सुक हैं, किसी भी शिक्षक को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी भी काम करने के लिए। तो ये ऑप्शन क्या कर देता है, गलत। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता एक अच्छी बात है, लेकिन इनमें भी वो तभी सक्सेस हो पाएगा जब किसी भी शिक्षक के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता है। यानी वो बड़े धैर्य से पढ़ाता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे हैं, उनका जो बुद्धि है, उनका जो व्यक्तित्व है वो सबका अलग अलग है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप को मजबूती से दृढ़ बनाए रखें, ठीक है, और धैर्यता से काम लें। इसलिए प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है धैर्य और दृढ़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा सही।